हेलो दोस्तों, आज आप जानेंगे उस महान शख्स सद्दाम हुसैन के बारे में जिसने अकेले ही कई देशों की नाक में दम कर दिया था, जिसमें ईरान, कुवैत और अमेरिका शामिल थे। और यही वो शख्स था जिसने अमेरिका की अदालत में खड़े होकर अमेरिकी जज को बिका हुआ कुत्ता कहा था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। और जब सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला करने का दांव भारी पड़ा था, 2 अगस्त 1990 को तड़के करीब 1 लाख इराक की सैनिक टैंकों, हेलीकॉप्टरों और ट्रकों के साथ कुवैत की सीमा में घुस गए थे। हम आपको बता दें कि उस समय इराक की सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना थी। करीब 1 घंटे के अंदर वो कुवैत सिटी पहुंच गए और दोपहर होते होते इराकी टैंकों ने कुवैत के राजमहल दसमान पैलेस को घेर लिया। तब तक कुवैत के अमीर भागकर सऊदी अरब पहुंच गए थे। अपने पीछे वो अपने सौतेले भाई शेख फहद अल अहमद अल सबाह को छोड़ गए थे। इराकी सेना ने शेख को देखते ही गोली से उड़ा दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी इराकी सैनिक के अनुसार उनके शव को एक टैंक के सामने रखकर उस पर टैंक चढ़ा दिया गया। कुवैत पर हमला करने से पहले बाथ क्रांति की 22वीं सालगिरह के मौके पर सद्दाम हुसैन ने कुवैत के सामने अपनी मांगों की एक फेरहिस्त रखी थी। इन मांगों में शामिल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य को स्थिर करना, खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से लिए गए कर्जे को माफ करना और मार्शल प्लान की तरह 1 अरब प्लान बनाना जो इराक के पुनर्निर्माण में मदद दे। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक की टीवी पर धमकी भरे स्वर में ऐलान किया था, अगर कुवैतियों ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे पास चीजों को सुधारने और अपने अधिकारों की बहाली के लिए जरूरी कदम उठाने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। सद्दाम हुसैन को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम क्यों हुई दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं, सऊदी राजनयिक और शाह फहद के नजदीकी सलाहकार डॉक्टर गाजी अल-गुसैबी ने एक इंटरव्यू में बताया था, दरअसल सऊदी अरब और कुवैत दोनों उम्मीद छोड़ चुके थे कि खाड़ी युद्ध के दौरान इराकन को दिया गया कर्ज उन्हें वापस मिल पाएगा। लेकिन दोनों देशों ने सोचा कि अगर वो सार्वजनिक रूप से ये ऐलान करेंगे कि उन्होंने कर्ज माफ कर दिया है तो इससे गलत संदेश जाएगा। शाह फहद ने सद्दाम को कर्ज माफी की जानकारी दी, लेकिन सद्दाम आभास दिया मानो वो सऊदी अरब की इस पहल से खुश नहीं है। उसी पल शाह फहद को अंदाजा हो गया कि कुवैत के खराब दिन आ गए हैं। लेकिन कुवैत के सामने मांगों की फेरहिस्त रखने से पहले ही सद्दाम हमला करने का मन बना चुके थे। पॉइंट 2 इस टॉपिक में आप जानेंगे कि क्या सद्दाम हुसैन सऊदी अरब के शाह फहद के साथ थे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 21 जुलाई तक इराक के करीब 30,000 सैनिकों ने कुवैत की सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। 25 जुलाई को दोपहर 1 बजे सद्दाम ने बगदाद में अमेरिका की राजदूत एप्रिल गिलेस्पी को तलब कर लिया था। सद्दाम कुवैत में उनके अभियान के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। इससे पहले अमेरिकी राजदूत की फरवरी में सद्दाम हुसैन से वॉइस ऑफ अमेरिका के एक प्रसारण के बारे में कूटनीतिक भिड़ंत हो चुकी थी, जिसमें सद्दाम के इराक की तुलना चाचेस्कू के रोमानिया से की गई थी। गिलेस्पी ने सद्दाम से उस प्रसारण के लिए माफी मांगते हुए कहा था कि अमेरिका का इराकी सरकार के घरेलू मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। सद्दाम ने उस बैठक का अंत ये कहते हुए किया था कि अगर कुवैत से समझौता नहीं हो पाया तो ये लाजमी है कि इराक मौत तो स्वीकार नहीं करेगा। इस टॉपिक में आप जानेंगे कि क्या सद्दाम की मंशा के बारे में अंदाजा गलत निकला। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, सद्दाम के जीवनीकार कॉन कफलिन सद्दाम की जीवनी सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, उस बैठक से गिलेस्पी ये सोचकर बाहर निकली थी कि सद्दाम महज कोरी धमकी दे रहे हैं और उनका कुवैत पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। 5 दिन बाद वो राष्ट्रपति बुश से सलाह मशविरा करने वॉशिंगटन चली गई थीं। जब कुछ दिन बाद गिलेस्पी सद्दाम के साथ बैठक का विवरण बगदाद में प्रकाशित किया गया तो अरब मामलों का बहुत अनुभव रखने वाली 48 वर्षीय राजनयिक पर नादान होने का आरोप लगाया गया। ये भी कहा गया कि उन्होंने सद्दाम के कुवैत अभियान को हरी झंडी दिखा दी थी।
गिलेस्पी ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया। 1990 के दशक में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया, न तो मैंने और न ही किसी दूसरे ने सोचा था कि इराक पूरे कुवैत पर कब्जा करने का इरादा रखता है। इस मामले में हर कुवैती, सऊदी और पश्चिमी जगत की सोच बिल्कुल गलत निकली। मिस्र के राष्ट्रपति हौसने मुबारक ने निजी तौर पर वॉशिंगटन और लंदन को आश्वस्त किया था कि सद्दाम का कुवैत पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और अरब कूटनीति से इस संकट का हल निकाल लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन की एक बुक पर लिखी गई है जिसका नाम है किताब सद्दाम द सीक्रेट लाइफ। और क्या आप जानते हैं कि क्या इराकी सेना निर्विरोध कुवैत में घुसी? 2 अगस्त 1990 को रात 2 बजे 1 लाख इराकी सैनिकों ने 300 टैंकों के साथ कुवैत की सीमा पार की। कुवैत की 16,000 सैनिकों की सेना उनका मुकाबला नहीं कर सकी। कुवैत की सीमा पर उनका तनिक भी विरोध नहीं हुआ। जब इराक की सेना राजधानी कुवैत सिटी पहुंची तब उन्हें कुवैती सैनिकों के मामूली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन पर जल्द की काबू पा लिया गया। कुवैती युद्धक विमान हवा में उड़े जरूर, लेकिन इराकियों पर बमबारी करने के लिए नहीं, बल्कि सऊदी अरब में शरण लेने के लिए। कुवैती नौसेना भी अपनी जगह पर खड़ी तमाशा देखती रही। सद्दाम के लिए एकमात्र धक्का था कुवैत के अमीर और उनके सभी मंत्रियों का सुरक्षित सऊदी अरब भाग जाना। रिपब्लिकन गार्ड की एक इकाई को आदेश थे कि वो कुवैत सिटी में घुसते ही सबसे पहले दसमान राजमहल जाकर शाही परिवार को बंदी बना ले। कॉर्न कफलिन लिखते हैं, शाही परिवार के एकमात्र सदस्य शेख फहद ने सऊदी अरब न भागने का फैसला किया। जब इराकी सेना राजमहल पहुंची तो वो कुछ कुवैती सैनिकों के साथ राजमहल की छत पर एक पिस्टल लिए खड़े थे। एक इराकी सैनिक ने उन्हें गोली मार दी। क्या ब्रिटिश विमान पर सवार लोगों को बंधक बनाया गया? 7 घंटे के अंदर इराकी सेना का पूरे कुवैत पर कब्जा हो चुका था। सरकार के साथ साथ कुवैत के करीब 3 लाख नागरिक देश छोड़कर भाग चुके थे। तभी सद्दाम को अचानक ब्रिटिश एयरवेज के एक विमान पर कब्जा करने का मौका मिल गया। हुआ ये कि जैसे ही कुवैत पर आक्रमण शुरू हुआ, इससे बेखबर लंदन से दिल्ली जा रहा ब्रिटिश एयरवेज का विमान ईंधन लेने के लिए कुवैत हवाई अड्डे पर उतरा। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को अंदाजा लग गया था कि इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया है, लेकिन किसी ने विमान को सचेत करने की जरूरत नहीं समझी। जैसे ही विमान ने कुवैत में लैंड किया, सभी विमान कर्मचारियों और यात्रियों को बंदी बना लिया गया। उन्हें बगदाद ले जाया गया ताकि महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले से बचने के लिए उन्हें मानव कवच की तरह इस्तेमाल किया जा सके। हमले के कुछ घंटों के अंदर ही राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे और विमान वाहक पोत इंडिपेंडेंस को हिंद महासागर से फॉरस की खाड़ी में आने का आदेश दिया था। क्या इराक का सारा पैसा अमेरिका ने जब्त किया? अमेरिकी बैंकों में जमा इराक के सारे धन को जब्त कर लिया गया था। उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर अमेरिका की यात्रा पर थीं। उन्होंने कुवैत पर इराकी हमले की तुलना 30 के दशक में चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन हमले से की थी। एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी लाइन लेने वाले अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने संयुक्त बयान जारी करके इराक के हमले की निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग ने भी इराक के इस कदम की निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर पूर्ण आर्थिक और व्यापार प्रतिबंध लगा दिया था। तुर्की और सऊदी अरब से गुजरने वाली इराक की तेल पाइपलाइन को काट दिया गया था। सऊदी सीमा पर इराकी सैनिकों के जमावड़े को देखते हुए सऊदी अरब ने अमेरिका से सैनिक सहायता की मांग की थी। इराक को कुवैत से निकालने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अगले 6 महीनों में करीब 60,000 सैनिकों को एयरलिफ्ट करते हुए सऊदी अरब की धरती पर पहुंचाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रपति बुश ने देश के नाम टीवी प्रसारण में कहा कि वो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को सऊदी अरब भेज रहे हैं। ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत थी और वियतनाम युद्ध के बाद विदेशी भूमि पर की गई अमेरिकी सैनिकों की सबसे बड़ी तैनाती थी। कुवैत पर इराक के हमले के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर
क्या सद्दाम हुसैन को अराफात और मित्रां का समर्थन था? इस बीच सद्दाम हुसैन ने अपने चचेरे भाई अल हसन अल माजिद को कुवैत का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ये वही माजिद थे जिन्होंने 1988 में हलाब्जा में गैस छोड़कर हजारों कुर्दों को मरवा डाला था। सद्दाम का समर्थन करने वाले इक्का दुक्का लोगों में फलस्तीनी नेता यासिर अराफात भी थे। उनके इस समर्थन पर विश्लेषकों को आश्चर्य हुआ था, क्योंकि एक समय सद्दाम ने अराफात के शक्ति केंद्र को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। सितंबर में सद्दाम के लिए एक और जगह से परोक्ष समर्थन आया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा मित्रान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में कहा कि वो कुवैत में इराक के भूमि संबंधी कुछ दावों को वैध मानते हैं। कुछ महीनों पहले सद्दाम हुसैन ने कुवैत में काम कर रहे फ्रांस के 327 मजदूरों को रिहा कर फ्रांस की सहानुभूति अर्जित कर ली थी। उन मजदूरों को ठीक उसी दिन छोड़ा गया जिस दिन अमेरिका के विदेश मंत्री जेम्स बेकर इराक के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए बातचीत करने पेरिस आए हुए थे। आखिर क्या यासिर अराफात के साथ सद्दाम हुसैन ते सद्दाम की ब्रिटिश बंदियों से मुलाकात? अमेरिका के बाद इस मुद्दे पर इराक का सबसे बड़ा विरोधी ब्रिटेन था। इस बीच सद्दाम हुसैन ने इराक में बंदी बनाए गए ब्रिटिश लोगों से मिलने का फैसला किया। कौन कफलिन लिखते हैं, सद्दाम ने उनसे मिलने के बाद दोहराया कि इराक में इन बंधकों की उपस्थिति शांति के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि वो जब वहां रहेंगे, मित्र देश इराक पर बमबारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उनसे मिलने के दौरान, जिसे पूरी दुनिया में टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था, सद्दाम ने एक 7 साल के ब्रिटिश बच्चे स्टुअर्ट लॉकवुड से अरबी में पूछा, क्या स्टुअर्ट को आज उसका दूध मिला? ब्रिटिश बच्चे स्टुअर्ट लॉकवुड से बात करते सद्दाम हुसैन बच्चे के चेहरे पर भय के भाव ने उन सभी लोगों की स्थिति को बयान कर दिया जो उस समय सद्दाम के कब्जे में थे। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।